नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ईपीएम सिवान यूट्यूब चैनल के इस लाइव क्लास। आज हम लोग संज्ञानवाद टॉपिक पे चर्चा करेंगे। यह टॉपिक बीएड और डीएलएड, सीटेट, टेट सबके लिए महत्वपूर्ण है। बीएड में C3 का टॉपिक है लर्निंग एंड टीचिंग। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें सभी संज्ञानवादियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले संज्ञानवाद के अंतर्गत यहाँ हम लोग जीन पियाजेट के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सभी शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं की ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा कर्मिक रूप से उसे उस लायक बना देने से होता है, जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में जीन पियाजे का सिद्धांत अभूतपूर्व माना गया है। इन्होंने बालकों के चिंतन एवं तर्कना के विकास के जैविक तथा संरचनात्मक तत्वों पर बल डालकर संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की है। व्याख्या के पहले इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्ययों यानी अवधारणाओं की व्याख्या करना उचित होगा, जो आपके सामने है, यहाँ पे निम्नलिखित है। संगठन से तात्पर्य प्रत्यक्षीकरण तथा बौद्धिक सूचनाओं के सार्थक स्वरूप को व्यवस्थित करने से होता है। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी बौद्धिक सूचनाओं के सार्थक स्वरूप को व्यवस्थित करने से और स्वयं के बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण एक व्यक्ति करता है, जो वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके ज्ञान तथा कार्यों को संगठित करती है। अनुकूलन, एडेप्टेशन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आता है आपका एडेप्टेशन। इसके बारे में जानिए। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों यानी कि नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित करता है। अनुकूलन के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं संपन्न होती है। आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन। आत्मसातीकरण इसको बोलते हैं, एसिमिलेशन। तो आत्मसातीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए पूर्व में सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। कहने का मतलब है आत्मसातीकरण क्या है? तो आत्मसातीकरण एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो इसमें बालक समस्या जो उसके सामने आती है, जब नई समस्या, तो उसके समाधान के लिए पूर्व में जो कुछ भी सीखे रहता है उन प्रक्रियाओं का उपयोग करता है, उनका सहारा लेता है। ठीक है। फिर आपका आता है समाविष्टीकरण। समाविष्टीकरण है समायोजन, एकोमोडेशन इसको बोला जाता है। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन महत्वपूर्ण टर्म्स है, बिंदु है। जब बालक पहले से ज्ञात बातों में कोई नवीन बात जोड़ता है। देखिए, जब बालक पहले से ज्ञात बातों में यानी कि पहले से जो ज्ञान प्राप्त है उसको, उसमें नवीन चीज बात को जोड़ता है अथवा अंतर करता है, यानी कि अंतर करना सीखता है, तो उसे समाविष्टीकरण यानी कि समायोजन कहते हैं। एस्कीमा के बारे में हम लोग जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। व्यवहारों के संगठित स्वरूप को जिसे आसानी से
दोहराया जा सकता है। व्यवहारों का एक संगठित स्वरूप होता है स्कीमा, जिसको आसानी से दोहराया जा सकता है। ठीक है, यानी कि व्यवहारों का वैसा संगठित स्वरूप जिसको आसानी से दोहराया जा सकता है, उसको हम लोग स्कीमा कहते हैं। स्कीम्स ना, स्कीम्स कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे स्कीमा के बारे में। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। यानी कि कोई भी सूचना है उसको संगठित करती है, और किसी भी चीज़ को आप व्याख्यायित यानी कि किसी भी टॉपिक पे आप व्याख्या करना चाहते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, तो उसमें ये स्कीमा मदद करती है। अब हम लोग जानेंगे संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। किसी भी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के समूह को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। किसी भी बालक के मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के समूह को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। जैसे एक 7 साल के बालक को 3 साल के बालक से भिन्न समझा जाएगा। अब मानसिक संक्रिया के बारे में जान लीजिए। यहाँ पे मानसिक संक्रिया बालक द्वारा किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करने या समझने को मानसिक संक्रिया कहते हैं। यानी कि बालक जब किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो उसको हम लोग मानसिक संक्रिया कहेंगे। केंद्रीयकरण, डिसेंटरिंग, केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण तात्पर्य यानी कि केंद्रीयकरण से तात्पर्य किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होता है। 2 वर्ष के बालक में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित होने लगती है। अब हम लोग जानेंगे साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाल आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता है। जीन पियाजे के द्वारा बौद्धिक विकास के निम्न 4 अवस्थाएं बताई गई है। पहली अवस्था है संवेगात्मक गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है यह। इसको पियाजे ने संवेगात्मक गामक अवस्था के नाम से संबोधित किया है। यह अवस्था जन्म के बाद यानी कि जन्म के उपरांत 2 वर्षों तक चलती है, यानी कि 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बालक देखने, पहुँचने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है, नहीं बढ़ता है। कालांतर में वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनका इच्छा अनुसार ढंग से प्रयोग करना सीख जाता है। बालक प्रयास त्रुटि के आधार पर अपनी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। लगभग 1.5 वर्ष की आयु में बालक कुछ करने से पहले सोचना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी अवस्था है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था लगभग 2 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होकर 7 वर्ष की अवस्था तक चलती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पूर्व प्रत्यात्मक काल, प्री कंसेप्चुअल स्टेज। पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष तक होता है। दूसरा आंतरिक प्रत्यात्मक काल, इंट्यूटिव स्टेज। इस अवस्था में बालक बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेता है, यानी कि इसमें तर्क करने की क्षमता इस अवस्था में नहीं होती है।
इस अवस्था में बालक विभिन्न घटनाओं या कार्यों के संबंध में क्यों तथा कैसे, वाई एंड हाउ जैसे प्रश्नों का उत्तर जानने में रुचि रखते हैं। वे जिस कार्य को यानी कि जिस भी कार्य को अन्यों के द्वारा करते हुए देखते हैं उसी कार्य को करने लगते हैं। यदि आप उनके सामने डांस कीजिएगा तो वो भी डांस करने लगेंगे, हंसीगा तो हंसेंगे, चाहे उनको समझ में आए या ना कि क्यों हंसे, ठीक है। रोइएगा तो रोने भी लगेंगे। उनमें बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था में 2 वर्ष का बालक लगभग 200 शब्दों को समझ लेता है, जबकि 6 वर्ष का बालक लगभग 16,000 शब्दों को समझ लेता है। तीसरा है मूर्त संक्रिया अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त और अमूर्त क्या है। मूर्त वस्तु, अमूर्त वस्तु, मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर है, इससे रिलेटेड यदि आपको टॉपिक और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल ईपीएम सिवान पर जाएं और या ऐसे सर्च करें मूर्त और अमूर्त वस्तु में अंतर ईपीएम सिवान, तो आपको प्राप्त हो जाएगा वहाँ से। मूर्त संक्रिया अवस्था लगभग 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक चलती है। उस अवस्था में बालक छोटे छोटे विलोमीय पदों की श्रृंखला के द्वारा विचार करने लगता है। अब वे माप सकते हैं, तौल सकते हैं तथा गिन सकते हैं। इस अवस्था में बालक जब सूचनाएं मूर्त होती है तब वे ठीक ढंग से उनकी तुलना भी कर सकते हैं मूर्त रूप में। जैसे मान लीजिए कि 10 सेव, ठीक है, 5 आम, तो उसमें तुलना करना है कौन संख्या में ज़्यादा है कौन कम है, ऐसे मूर्त रूप में उनके सामने हो। तो इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मूर्त वस्तुओं का तार्किक चिंतन में बालक समर्थ हो जाता है। बालक आत्म केंद्रीयकरण छोड़ देता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगता है। उनकी वाणी अधिक से अधिक सामाजिकृत और आदान प्रदान करने के लिए तैयार हो जाती है। तीसरा, संरक्षण की समझ। बालक मूर्त क्रियात्मक असंख्यता, लंबाई, क्षेत्रफल और अंत में घनत्व का संरक्षण समझने लगता है। बालक वस्तुओं को वर्गीकृत करने, समूह बनाने और उन्हें क्रमिक रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता विकसित कर लेता है। वह वास्तविक वस्तुओं के समूह के बीच संबंध को समझने में समर्थ हो जाता है। वह वस्तु और वातावरणों में परिवर्तनों को भी समझ सकता है। 4 नंबर, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था, संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जो लगभग 11 से 15 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था के दौरान व्यक्ति अपने खुद निकटतम संसार से परे सोचने और तर्क करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। वह विभिन्न समस्याओं का समाधान योजनाबद्ध और तार्किक ढंग से करता है। इस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, उच्च स्तरीय संतुलन। बालक किसी समस्या का समाधान करने की बहुत सारी संभावनाओं की कल्पना कर सकता है। वह अमूर्त और प्रकल्पना पर आधारित समस्याओं से निपट सकता है। दूसरा, व्यक्ति सभी प्रकार की समस्याओं पर तार्किक चिंतन का प्रयोग करने में समर्थ होता है, चाहे समस्याएं मूर्त हो या प्रकल्पना पर आधारित हो। तीसरा, इस अवस्था में व्यक्ति समस्याओं का समाधान करने के लिए अमूर्त नियमों का प्रयोग करने में समर्थ होता है। औपचारिक क्रियाओं के विकास से किशोर को एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक समझ को स्थानांतरित करने में सहायता मिलती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का शिक्षा में महत्व और योगदान। बुद्धि की व्यवहारिक व्याख्या, यानी कि इससे बुद्धि की व्यवहारिक व्याख्या होती है। जीन पियाजे का जो ये सिद्धांत है 4। पियाजे ने बुद्धि की परिभाषा और व्याख्या व्यवहारिक ढंग से की है। व्यक्ति की बुद्धि परिवर्तनशील कार्य प्रणाली है
इसके कुछ कार्य हैं और इन कार्यों से हमें किसी व्यक्ति की बुद्धि को मापने में सहायता मिलती है। चालकों और अभिप्रेरणा का महत्व, इसमें संतुलीकरण को जीव और पर्यावरण के बीच संतुलन की ओर निरंतर बालक के रूप में परिभाषित करके इस प्रयोजन के लिए संतुलन की धारणा का उपयोग किया गया है। पाठ्यक्रम नियोजन, पियाजे का सिद्धांत जो है इसमें बच्चों के ज्ञानात्मक विकास और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिगम अनुभवों की एक उपयुक्त रूपरेखा प्रदान की गई है, जो पाठ्यक्रम नियोजन और अध्ययन की योग्यता को संरचित करने में सहायक होती है। 4 नंबर, चिंतन प्रक्रिया से परिचय। पियाजे के सिद्धांत में अध्यापकों और अभिभावकों को बच्चों की परिपक्वता आयु के एक निश्चित स्तर पर उनके चिंतन प्रक्रिया से परिचित कराया जाता है। 5 नंबर, छात्र केंद्रित शिक्षा। पियाजे के सिद्धांत में छात्र केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है। इसमें बालक की शिक्षा को उसकी ज्ञानात्मक संरचना की कार्य प्रणाली के स्तर के अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अधिगम के लिए अनुकूलन परिस्थितियाँ, अनुकूलतम परिस्थितियाँ। इस सिद्धांत में आत्मीकरण, समायोजन और संतुलीकरण को प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के अधिगम और विकास के लिए अनुकूलतम परिस्थितियों के संगठन पर बल दिया गया है। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने संज्ञानवाद यानी कि संज्ञानवाद और पियाजे जो है महत्वपूर्ण संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं, इनसे संबंधित टॉपिक पे चर्चा किया गया और इन सब की व्याख्या की गई। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ये क्लास अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल 9 बजे नए टॉपिक के साथ C3 सब्जेक्ट से।